हेलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं ज्योमेट्री का फोर्थ पार्ट जो है आपका सर्कल। इससे पहले के तीन पार्ट्स में आपने पढ़ा था लाइन्स एंड एंगल्स, ट्रायंगल्स और क्वाड्रिलेटरल। ये लास्ट पार्ट आपका होगा सर्कल। इसके बाद हम लोग एक और लेक्चर लेंगे जहां पर हम लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे अलग अलग टॉपिक का। तो यहाँ पहले सर्कल के अंदर, सर्कल यानी कि वृत्त के अंदर हम लोग कुछ चीजें देखेंगे। जैसे इसके कुछ टर्म्स अगर देखा जाए तो वो क्या होता है। देखो, सर्कल एक तो होता क्या है, एक किसी भी पॉइंट से ये इक्वी डिस्टेंस पर जो लोकस ऑफ पॉइंट्स होते हैं उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कल बोलते हैं। तो ये एक पाथ हो जाता है जहां पे ये पॉइंट्स होते हैं और ये एक सेंटर होता है। तो इसको सेंटर यहाँ पे केंद्र बोला जाता है ओ। तो यहाँ सबसे पहले जो सेंटर से लेके ये सर्कल तक का जो डिस्टेंस है उसको आर से रिप्रेजेंट किया जाता है, और आर से रिप्रेजेंट करते हैं तो इसको बोला जाता है रेडियस। ये होता है आपका क्या, रेडियस होता है, जिसको हिंदी में त्रिज्या बोला जाता है। ठीक है, तो ये एक टर्म आ गया आपका त्रिज्या। देन हमारा त्रिज्या के बाद एक होता है हमारा यहाँ जो आएगा आपका कॉर्ड, जिसको हम लोग बोलते हैं जीवा। अब ये क्या होता है, कोई एक सर्कल है तो इसके सर्कल के सरफेस ये ऊपर से लेके और किसी एक पॉइंट तक ये जो लाइन जा रही है यहां से ए से लेके बी तक, यही बोला जाता है कॉर्ड। ये पूरी लेंथ जो है वो कॉर्ड होती है। थर्ड आपका होता है यहां डायमीटर जो होते हैं वो कौन होते हैं, व्यास जी होते हैं, व्यास। अब ये व्यास क्या होता है, यही कॉर्ड जब सर्कल के सेंटर से अगर क्रॉस हो जाता है ये ए बी, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं। और आपको पता है कि सेंटर से सर्कल तक ये आर होता है। इसका मतलब कि डी जो है वो 2r के इक्वल हो जाएगा। एक तो चीज हमें ये मालूम चल गया, यहां से डायमीटर यानी व्यास जो होता है वो 2r के इक्वल हो जाता है। कुछ बेसिक चीजें हैं लेकिन हमें जानना जरूरी है। देन हमारा आ जाता है क्या, आर्क यानी कि जिसे हम हिंदी में चाप बोलते हैं। वो क्या होता है, कोई एक सर्कल है अगर, तो उस सर्कल के ऊपर कोई भी दो पॉइंट्स यहां से लेके यहां तक, ये जो है ये भी आर्क बोला जाएगा, इवन उधर से भी आर्क ही बोला जाएगा। तो ये आर्क हो जाता है कौन सा, एक होता है माइनर, ये छोटा आर्क है तो इसको माइनर आर्क बोल देंगे, माइनर आर्क। और एक आपका मेजर आर्क भी होता है जो बड़ा वाला होता है, वो उधर साइड से जो गया है, यानी कि ये हो जाता है आपका लघु चाप, जबकि ये आपका क्या हो जाता है, दीर्घ चाप। तो ये दो चीजें आपके, दो टर्म्स यहां पर ये आ जाते हैं। आप क्या, माइनर आर्क और मेजर आर्क ये आ जाता है। तो ये आर्क होता है। अब देखो, इन्हीं का रोल है जो अभी अभी हमने पढ़ा, उन सब का रोल आने वाला है, उसको मैं यहां पर बताता हूं। जैसे अगर एक सर्कल है, उस सर्कल से एक अगर कॉर्ड जा रहा है कोई ए और बी, तो ये आपका सर्कल दो बराबर भागों में बट जाती है। इसको बोला जाता है सेगमेंट ऑफ सर्कल बोला जाता है, जिसको हिंदी में वृत्तखंड बोलते हैं, क्योंकि ये वृत्त का हो गया है क्या, खंड, दो भाग में ये वृत्त बट गया है। तो अब ये जो बड़ा पार्ट है ये होता है आपका मेजर सेगमेंट, जबकि ये होता है माइनर सेगमेंट। तो ये सेगमेंट भी दो पार्टों में बट जाता है, मेजर सेगमेंट हो जाता है और एक हो जाता है माइनर सेगमेंट। ऐसे ही एक और आता है, यह आपकी सर्कल हुई। तो देखा जाए तो एक आर्क, ये सर्कल यहां आपका सेंटर हो गया, तो ये आपको दो अलग अलग पार्ट में यहां भी बट गया है। ये दिख रहा है पिज्जा का एक पीस। तो इस तरह के पार्ट को, जो कि ये किससे बटा हुआ है, ये रेडियस से और इसके ये सर्कल के जो बाउंड्री है उससे बटा हुआ है। तो इस तरह के पार्ट को बोला जाता है सेक्टर ऑफ सर्कल। सेक्टर यानी कि त्रिज्य खंड, त्रिज्या से हुआ है ना, तो ये त्रिज्य खंड हो जाता है। यहां पर भी वही, ये आ जाएगा आपका मेजर सेगमेंट और ये आ जाएगा माइनर सेक्टर है ना ये। तो
तो ये मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर, ये दो चीजें हो जाती है। अब इसी से रिलेटेड एक और आ जाता है, जब सर्कल अगर बराबर बराबर बढ़ जाती है, मतलब इसका डायमीटर ही अगर बांटता है, तो इस तरह के सर्कल को बोला जाता है सेमी सर्कल। सेमी सर्कल, ये दोनों की दोनों सर्कल क्या होती है, इक्वल होती है। ये कब होता है, जब एक डायमीटर सर्कल को कट करता है, तो वो दो बराबर भागों में कट करता है, और इस तरह के वृत्त को ही सेमी सर्कल या अर्धवृत्त बोला जाता है। तो ये तो हो गया आपके, इनके ये इस तरह से ही डिवाइड हो जाता है, यानी ये टाइप्स हो जाते हैं। यहीं पर अगर हम आगे बढ़े तो देखो, ये आपकी सर्कल रही, अगर सर्कल से कोई लाइन क्रॉस होकर ऐसे चली जाती है जो कि सर्कल को दो जगह पर कट करती है, तो इस तरह की ये लाइन होती है आपकी, वो होती है क्या, सेकेंट। सेकेंट बोला जाता है इसको, ठीक है, सेकेंट। हिंदी में प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा। तो ये वृत्त को दो पॉइंट पर कट करती है। लेकिन अगर एक लाइन ऐसे आती है और वो आके इसको सिर्फ टच करके और चली जाती है, तो यहां ये सिर्फ एक पॉइंट पर कट की है, इस तरह के ही लाइन को बोला जाता है टेंजेंट, यानी कि हिंदी में स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा इसको बोला जाता है, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है ये स्पर्श रेखा। अब एक चीज और होता है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। वो क्या होती है, एक ही सेंटर पर अगर कई सर्कल बना हुआ है, मतलब कई सर्कल्स का अगर सेंटर सेम है, तो इस तरह के ही वृत्त को बोला जाता है कॉन्सेंट्रिक सर्कल, या क्या हो जाएगा, हाँ, कॉन्सेंट्रिक सर्कल ही ये हो जाता है, जिसको हम लोग एक ही सेंटर रहता है और लेकिन बहुत सारी अगर सर्कल्स होती है तो ये आपका बन जाता है, ठीक है। अब देखो, एक यहां पर और चीजें पूछी जाती है कि अगर एक सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल है, इससे कितने टेंजेंट ड्रॉ हो सकते हैं। टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा कितने ड्रॉ हो सकते हैं, तो देखो ये यहां से यहां से यहां से बहुत सारी हो सकती है। तो सिंगल से क्या होता है, इनफाइनाइट हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। अब बात हम दो सर्कल से करेंगे कि दो सर्कल कोई है तब। अब वो भी डिफर करता है, जैसे अगर कॉन्सेंट्रिक सर्कल है और हमें निकालना होता है यहां पर कॉमन टेंजेंट। कॉमन टेंजेंट, कॉमन टेंजेंट, कॉमन टेंजेंट बोले तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ऐसा टेंजेंट जो कि इसका भी हो और इसका भी हो। दोनों का ही अगर टेंजेंट की बात करेंगे तो ऐसा कोई ड्रॉ होगा नहीं, हो सकता, क्योंकि इसका टेंजेंट उसका सेकंड बन जाएगा, इसका टेंजेंट इसको करेगा ही नहीं। तो यहां नंबर कितने हो जाएंगे, 0। लेकिन अगर सर्कल ऐसे बनी हुई है, देखिए यहां से ये टच होके जा रही है, तो यहां के केस में जो नंबर होगा वो कितना हो जाएगा, 1, 1 होगा। जबकि अगर दो सर्कल एक दूसरे को अगर कट करती हैं तो यहां कॉमन टेंजेंट 2 हो जाता है। ये चीजें दिख रही है ना यहां से। अगर ये सर्कल एक दूसरे को आउटसाइड से टच कर रही है, तो एक तो यहां से एक ये गया और एक ये, इसके केस में 2 बनेगा, इसके केस में 3 कॉमन टेंजेंट बनेगा। और लास्ट आपका जब दो सर्कल एक दूसरे से थोड़ी दूरी पर अगर होती हैं, सपोज मान लीजिए ये है, तो एक तो यहां से जाएगा, एक यहां से जाएगा, 2 यहां से जाएंगे ये, तो कुल मिला के इसके केस में कितने हो जाता है, 4 हो जाता है। तो ये आपके कॉमन टेंजेंट्स आते हैं जिसकी जरूरत पड़ेगी आगे चल के हमें, ठीक है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और कुछ चीजें यहां से हम लोग कवर करते हैं। जैसे देखो, अगर दो सर्कल है, एक दूसरे को वो इंटरसेक्ट कर देती है और ये इनका सेंटर है, तो यहां पर ये दिख रहा है आपका एक, यहां पर एक कॉमन कॉर्ड होता है। ये क्या होता है आपका, कॉमन कॉर्ड।
कॉमन कॉर्ड, कॉर्ड बोले तो जीवा, मतलब दो, एक ऐसी जीवा जो कि दोनों ही सर्कल का है। और अगर हम लोग इन ये सेंटर्स को मिलाते हैं तो ये जो लाइन है, जैसे ये O और O डैश है और ये AB है, तो AB यहां पर क्या करती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। साथ ही साथ ये लाइन जो है दो बराबर भाग में बढ़ जाता है। मान लो ये T पॉइंट हुआ, तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि AB जो है परपेंडिकुलर होता है O डैश के, साथ ही साथ AT और TB, ये AT और TB दोनों इक्वल होते हैं। मतलब जो लाइन दोनों सेंटर्स को टच करती है वो इस कॉमन कॉर्ड को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करती है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करती है, ये चीज हो जाता है। अच्छा, अभी क्या होता है, अगर सेम रेडियस की दो सर्कल एक दूसरे को उसके सेंटर से अगर कट करती हैं, ठीक है, यहां पर सेंटर से अगर कट करती हैं, तो ऐसे केस में जो ये कॉमन कॉर्ड जो बना AB, ये कितना था R, तो ये AB की जो लेंथ होती है वो √3 इंटू R के बराबर हो जाती है। एक रिजल्ट होता है जिसको आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहां पर क्या हो जाएगा, देखो प्रूफ की तो जरूरत नहीं है खैर, लेकिन फिर भी R/2 ये होगा, यहां से नहीं, ये वाला क्या हो जाएगा, ये A होगा, ये A/2 हो जाएगा, और यहां से R/2 और ये R हो जाएगा, तो ये R² यहाँ से आ जाएगा। देन हम लोग सॉल्व करके यहाँ पर लेके आएंगे तो √3/2 ये आएगा और √3/2 ये ऐड होके √3 हो जाएगा। तो ये आपका था कॉमन कॉर्ड वाली चीजें। अभी थोड़ा सा और हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। देखो, एक और सर्कल की प्रॉपर्टी होती है कि अगर किसी भी एक आर्क से जितने भी एंगल्स बनते हैं किस पे, अच्छा इसको समझने से पहले एक चीज और समझ लेते हैं। ये जो एंगल है ये थीटा, अगर ये सर्कल पर बना है तो ये होता है आपका क्या हो जाएगा, परिधि कोण, परिधि कोण, यानी इंस्क्राइब्ड एंगल होता है, ये इंस्क्राइब्ड एंगल होता है। जबकि अगर यही सेंटर पर उसी आर्क से अगर सेंटर पे बनता है तो ये O हो गया, ये AB, ये एंगल को बोला जाता है सेंटर एंगल या केंद्रक कोण या केंद्रीय कोण बोल सकते हैं, तो केंद्रीय कोण हो जाता है। अब इसी से रिलेटेड प्रॉपर्टीज आती है कि अगर एक ही आर्क है कोई, उस आर्क पर सेम आपका वृत्तखंड या त्रिज्य खंड में जितने भी एंगल बनते हैं ये सब के सब आपस में इक्वल हो जाते हैं। कब? जब सेम आर्क होता है, सेम आर्क से सेम सेगमेंट में, मतलब आप ऊपर तो ऊपर नहीं तो नीचे तो नीचे, सभी एंगल्स इक्वल हो जाते हैं। यही चीज एक और आ जाती है कि जब वो डायमीटर से अगर एंगल जाता है तो ये एंगल 90 डिग्री होता है। जब ये डायमीटर से जाता है, ये B, यहाँ पे कोई C मान लो, तो ये एंगल आपका होता है 90 डिग्री। जब वो डायमीटर से जाएगा तो 90 डिग्री हो जाएगा, अदरवाइज ये सब इक्वल होते हैं आपस में, मतलब किसी भी साइड। अगर इस साइड की भी मैं बात करूं तो ये भी आएगा 90 डिग्री, ये बात करेंगे ये भी 90 डिग्री, ये बात करेंगे ये भी 90 डिग्री, यहाँ से करेंगे, सब एंगल 90 डिग्री ही हो जाता है। उसमें अभी एक और, अब ये दोनों एंगल आपको पता है ये, तो यहां से मैं इनसे रिलेटेड एक प्रॉपर्टी अभी बता देता हूं कि अगर कोई सर्कल है यहां पर, अगर एक आर्क से, कोई एक आर्क है यहां पर, ठीक है, तो ये आर्क से अगर सर्कल पर एक एंगल बनता है और ये मान लो यहां सेंटर है और एक सेंटर पर भी बनता है, एक सेंटर पर भी बनता है, तो ये एंगल अगर थीटा है तो जो सेंटर एंगल होगा उसके डबल होता है। ये प्रॉपर्टी होती है इसकी सर्कल की कि अगर ये थीटा है तो ये 2 थीटा के बराबर हो जाता है। ये 2 थीटा के बराबर हो जाता है। तो बस इस चीज को आपको ध्यान रखना है
क्योंकि ये आपके काम आने वाला है, ये प्रॉपर्टीज होती है जो आपके काम आने वाली है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा और। अब देखते हैं यहां, अगर एक सर्कल है और उस सर्कल के बाहर कोई एक पॉइंट है, इस पॉइंट से अगर टेंजेंट ड्रॉ होगा तो यहां पर दो टेंजेंट बनते हैं सर्कल से। अब ये अगर कोई पॉइंट P है, ये अगर A है और ये अगर B है, तो ये जो PA और PB जो है वो इक्वल होते हैं, दोनों के दोनों ये इक्वल होते हैं। साथ ही साथ यहां पर एक ऐसे ड्रॉ किया जा सकता है, यहां पर भी एक एंगल बन जाएगा, ये देखो, ये इक्वल, ये भी इक्वल और ये भी इक्वल। यहां पर एक और चीज होता है कि ये दोनों एंगल भी इक्वल हो जाएंगे और ये भी, ये क्या करती है, जो लाइन है सेंटर से लेके और वो आउटसाइड पॉइंट पर जो लाइन मीट करती है वो इस एंगल को भी बाइसेक्ट करती है और सेंट्रल एंगल को भी बाइसेक्ट ही करती है। तो यहां पर ये एक आ गया प्रॉपर्टी। अब इसके अलावा क्या होता है एक और, कि अगर ये सर्कल है और अगर यहां से दो सेकेंड गए हैं ऐसे, ये ए बी और ये सी डी और ये पी है, तो इनके बीच में एक रिलेशन बनता है। ये तो आउटसाइड पॉइंट था, लेकिन अगर वो पॉइंट इनसाइड होगा, मतलब दो सेकेंड एक दूसरे को ऐसे क्रॉस किए हैं कि ये पी है, ये आपका ए बी है और ये आपका हो गया सी और डी, तो ऐसे केस में एक रिलेशन बनता है कि यहां से ए से लेके पी तक, मतलब ए पी का मल्टीप्लिकेशन हमारा बी पी से होगा, तो वहीं सेम चीज आता है क्या, सी पी इंटू डी पी। ठीक है, तो ये एक यहां से रिलेशन बन जाता है। सेम वही काम, बस ये पॉइंट तक रखना है आपको, क्या, ए पी इंटू बी पी इज इक्वल टू सी पी इंटू सी डी। अब इससे रिलेटेड एक और आ जाएगा कि अगर एक सेकेंड है लेकिन दूसरा अगर टेंजेंट है, तो टेंजेंट ये T है, ये P है, ये A और B है, तो ऐसे केस में ये PT स्क्वायर हो जाता है आपका क्या, AP इंटू BP के बराबर। ये PT हो गया, तो PT इंटू PT, क्योंकि दोनों ही पॉइंट एक ही जगह कोइंसाइड कर गए थे, तो ऐसे केस में ये PT स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा आपका क्या, AP इंटू BP के बराबर हो जाएगा। तो ये भी आपकी प्रॉपर्टी यहां काम आने वाली है। तो ये सभी पॉइंट जितना मैं बता रहा हूं वो सब को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये सबका यूज आने वाला है कब, जब हम लोग क्वेश्चंस लगाएंगे उस टाइम पर ये सभी तरह की प्रॉपर्टीज काम आने वाली है। अब देखो यहां पर एक आता है आपका क्या, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है। यहां एक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा ऐसा, जिसको बोला जाता है क्या, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ठीक है, तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जिसको हम लोग चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज हिंदी में बोला जाता है। तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, उसमें क्या होता है कि जो इनके अपोजिट एंगल, अगर ये ए बी और सी और डी है, तो ये अपोजिट एंगल का, यानी एंगल ए प्लस एंगल सी हो जाएगा 180 डिग्री, जबकि एंगल बी प्लस एंगल डी हो जाएगा 180 डिग्री। तो पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स जो है वो क्या हो जाते हैं, सम ऑफ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, 180 अंश के बराबर हो जाता है। अब यहां अगर सर्कल के आउटसाइड कोई यहां एक क्वाड्रिलेटरल ऐसे जाता है, ये अगर यहां से देखा जाए तो ये ए बी सी और डी, इसमें क्या होता है कि जो अपोजिट साइड हैं, जो अपोजिट साइड है उनका सम, यानी कि ए बी प्लस सी डी, ये जो है वो इक्वल हो जाता है जो दूसरे पेयर हैं, मतलब कौन सा, ए डी प्लस बी सी के। तो इन दोनों का सम, इसका सम और इसका सम, ये क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है यहां पर। तो ये भी आपके बहुत ही यूजफुल होने वाला है।
चलिए एक और देख लेते हैं। यहां पर कॉमन टेंजेंट वाला जो मैं बताया था उससे रिलेटेड एक आता है क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे, कि यहां पर एक और सर्कल में ले लेता हूं, ये दिख रहा है कॉमन टेंजेंट यहां पे, तो इसी का लेंथ पूछा जाता है। अब यहां पर क्या होता है कि सर्कल है जिसकी 2 रेडियस है, ये अगर R1 है तो ये आपका R2 होगा, और यहां से यहां ये O है तो ये O डैश होगा, ये आपका AB होगा। तो आपसे पूछा जाता है कि लेंथ ऑफ AB कितना होगा। ये जो O से O डैश है, O से O डैश, इसको D सपोज करते हैं, D फॉर ऐसे डिस्टेंस, ये D सपोज किया जाता है, ये लेंथ आपका D है। तो ऐसे केस में क्या होता है, अब देखो, या तो आप यहीं से सॉल्व करना चाहोगे, तो देखो ये R2 था, तो इसी के बराबर यहां पर ऐसे एक लाइन आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये लाइन जब ड्रॉ करेंगे तो ये जो पोर्शन है यहां पर, ये वाला पार्ट, ये R1 माइनस R2 बन जाएगा। ठीक है, ये आपका दिया हुआ है। ठीक है, ये और एक चीज और होता है कि ये दोनों के दोनों यहां पर ये 90 डिग्री, मतलब वो सीधे आ जाएगा वो तो, और ये हमारा हो जाएगा हाइपोटेनस का काम करेगा ऐसे केस में। तो देखा जाए तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आपका पूरा ए बी है, तो यहां पर ए बी स्क्वायर और प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। हमें निकालना तो ए बी था, तो ए बी स्क्वायर, या फिर नॉर्मली आप ए बी भी बोल सकते हैं, होगा क्या, रूट ओवर डी स्क्वायर, यहां ये माइनस होगा तो माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। बस यही आ जाता है, डी स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, वो भी स्क्वायर रूट में। तो ये इसका लेंथ आ जाता है। ऐसे ही एक और आता है आपका, जो कि यहां इससे पहले वाला जो था वो आपका क्या था, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट था। यहां पर अगर कॉमन टेंजेंट की बात किया जाए तो ये था आपका क्या, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। लेकिन यहां के केस में एक आता है क्या आपका, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का मतलब हुआ कि ये यहां से जो टेंजेंट यहां से होते हुए जो जाती है, हम उसकी बात कर रहे हैं ये। अब ऐसे केस में थोड़ा डिफरेंट ये आता है, ये आपका R1 हुआ और ये यहां से R2 हुआ। फिर से ये 90 डिग्री पर ही होता है। कोई भी टेंजेंट जो है, ये अगर सर्कल है, कोई अगर टेंजेंट ड्रॉ हुआ है, उसको अगर सेंटर से टेंजेंट को मिलाया जाए तो ये यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बनता है। साथ ही साथ अगर कोई एक कॉर्ड है और सेंटर से इस कॉर्ड पर अगर परपेंडिकुलर डाला जाता है तो वो उसको इक्वल पार्ट में भी डिवाइड करता है। ये सारी चीज़ें ज़रूरत रहती है। अब देखो हमारे पास ये गिवन है O और O डैश, हमें एक ट्रायंगल बनाना है। ट्रायंगल बनते हुए यहाँ तो नहीं दिख रहा है, तो एक ट्रायंगल बन सकती है, क्यों ना ये जो पार्ट था उसको मैं यहाँ पर ऐसे ड्रॉ कर लूँ। ये आपका R1 अगर ड्रॉ कर लेता हूँ तो ये यहाँ आ जाएगा, यहाँ से एक आपकी ये ट्रायंगल बन जाएगी, जो कि ये हो जाएगा ये पूरा पार्ट। तो यहाँ से भी आपकी, अब ये जो लेंथ है, देखो ये लेंथ है, वही लेंथ यहाँ आ गया क्योंकि उतना ही मैं एक्सटेंड किया हूँ, तो यही लेंथ आपसे पूछा गया है और ये आपको दिख भी रहा है। तो ऐसे केस में हमारा ये था ना AB, और वहीं आपका ये मान लो C है तो OC, यानी AB ही OC हो जाएगा, जो कि ये आपका D स्क्वायर है। तो ये तो यहाँ पे क्या था, 90 डिग्री बना हुआ है, ये इधर से 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री, यानी कि अगर देखा जाए तो ये OC स्क्वायर प्लस, अब ये साइड कितना है आपका, R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर बराबर हो जा रहा है आपका D स्क्वायर। यही OC स्क्वायर AB स्क्वायर है, तो ये AB स्क्वायर हो गया, जबकि उधर साइड ये जाएगा तो D स्क्वायर
और माइनस हो जाएगा R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। यानी AB की अगर बात किया जाए तो इसके केस में D स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ट्रांसवर्स वाले केस में और उसमें दो थोड़ा सा बस अंतर होता है। अगर देखेंगे आप तो यहाँ D स्क्वायर माइनस था, ये तो उसमें भी है, लेकिन वहां R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर है, और इसके केस में D स्क्वायर माइनस तो है ही, लेकिन R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर ये चीज दिया हुआ है। तो इसके केस में एक यही हो जाता है जो कि थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो ये सर्कल की कुछ प्रॉपर्टीज है जो कि मैं यहां पर बता रहा हूं, इसको ध्यान से समझना है और दिमाग में बैठाना है, क्योंकि यही आगे जाके काम आएगा। तो अभी तक हम देखें तो पढ़े भी हैं हम लोग, कितना पढ़े हैं? लाइन्स एंड एंगल्स अगर देखा जाए तो ये कंटिन्यू क्या है आपका सर्कल। पहला था आपका लाइन्स एंड एंगल्स, उसके बाद हमने पढ़ा था ट्रायंगल, फिर पढ़े थे क्वाड्रिलेटरल, फिर हम पढ़ रहे हैं सर्कल। तो ये टोटल आपका ये 4 पार्ट हो गया, पार्ट ये 2, 3 और 4। अब इसके बाद जो हम लोग करेंगे तो सर्कल के साथ साथ अभी क्या करना है, अगला जो लेक्चर हमारा आएगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चंस। ठीक है, तो अभी सर्कल ही हमारा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सर्कल का लास्ट एक पार्ट हम लोग पढ़ेंगे जहां पर ये आता है क्या, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें क्या होता है कि एक सर्कल आपका रहेगा, इस सर्कल से एक टेंजेंट ड्रॉ होगा यहां पर, यह आपका क्या हो गया, एक टेंजेंट ड्रॉ हुआ। अब ये अगर टेंजेंट ड्रॉ होता है तो यहां पर एक क्या, ये चीजें यहां से, और एक आपका यहां से सेकेंड हो जाएगा जो कि ऐसे बना रहेगा। अब होता है क्या है, यहां एक कोई भी पॉइंट आप लेते हैं तो इस तरह से एक ट्रायंगल बन के आती है। अब होता क्या है कि ये टेंजेंट और ये सेकेंड मान लेते हैं, ये ए यहां पे बी, तो ये सेकेंड 80 है और ये क्या है आपका टेंजेंट। तो टेंजेंट और सेकेंड के बीच का जो एंगल बनता है ये थीटा, यही इसके अल्टरनेट, ये एक सेगमेंट बना था आपको दिख रहा है, और एक मेजर सेगमेंट, मतलब अल्टरनेट सेगमेंट में बने हुए एंगल के बराबर हो जाता है। तो यहां पर देखा जाए तो एंगल ABT इक्वल हो जाएगा, ABT इक्वल हो जाएगा एंगल AT, यहां पर मान लो ऐसे x और y, ये तो ये AT और x के इक्वल हो जाएगा। साथ ही साथ अगर मैं ये एंगल की बात करूंगा तो इसके अल्टरनेट में, मतलब इसके ये जाके इक्वल हो जाएगा, ये वाला पार्ट इसके इक्वल हो जाएगा। अगर ये साई है तो ये भी साई हो जाएगा। ठीक, और देखो ये थीटा प्लस साई प्लस ये एंगल मिलके 180 डिग्री, और ये भी थीटा प्लस साई प्लस ये एंगल मिलके 180 डिग्री। तो यहां पर भी ये चीज प्रूफ हो गया कि ये क्या होता है, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम वाले पार्ट को अगर देखा जाए तो अल्टरनेट सेगमेंट में जो एंगल बनता है वो इक्वल बनता है। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो ये था हमारा सर्कल का पूरा थ्योरेटिकल पार्ट। अब हम लोग लास्ट पार्ट की तरफ बढ़ेंगे अगले क्लास में, जहां पर हम लोग सभी जितने भी ज्योमेट्री का हम लोग थ्योरेटिकल पार्ट पढ़े उनके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देन हम लोग आगे बढ़ेंगे मेंसुरेशन की तरफ, जो कि आपका ज्योमेट्री से रिलेटेड ही क्वेश्चंस आएंगे। लेकिन उधर बढ़ने से पहले अब मैं फॉर्मूला यहीं पर बता देता हूं, किसका, सर्कल का। अगर मैं सर्कल के फॉर्मूला की बात करूं तो यहां पे होता है सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस होता है जो आता है क्या, 2 पाई r के बराबर, या फिर इसको पाई इंटू डी। अब पाई की वैल्यू हम लोग अप्रॉक्स लेके चलते हैं 22/7 या 3.14। आपके एग्जाम में क्वेश्चन में मेंशन रहता है कि पाई की वैल्यू क्या लेना है, क्योंकि पाई की एग्जैक्ट वैल्यू ना ही 22/7 है ना ही 3.14 है, क्योंकि पाई एक इरेशनल नंबर है। तो ये सरकमफ्रेंस यानी कि परिधि होता है ये। और यहां पर अगर मैं एरिया की बात करूंगा तो वो हो जाता है पाई r स्क्वायर या फिर पाई
डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, क्योंकि डी डायमीटर हो जाता है। इसके अलावा एक और पार्ट आपका आता है जो होता है क्या, सेमी सर्कल। लेकिन सेमी सर्कल ऐसा नहीं है, क्योंकि जितने भी पार्ट की मैं बात किया हूं सभी के सभी क्लोज होने चाहिए, तो ये भी क्लोज होता है। तो ऐसे केस में सरकमफ्रेंस, यहां सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल क्या हो जाता है हमारा, ये देखो टोटल 2 पाई आर था तो ये पाई आर होगा, प्लस 2r, मतलब हम बोल सकते हैं कि पाई प्लस 2 इंटू आर हो जाता है। जबकि इसका एरिया का अगर बात किया जाएगा तो एरिया हो जाएगा कितना, हाफ इंटू पाई आर स्क्वायर, क्योंकि उसके आधा ही होता है। तो ये आराम से यहाँ से ये सॉल्व हो जाता है। तो इसी चीज को हम लोग लेके चलेंगे और फिर आगे की क्लास में जब ज्योमेट्री के क्वेश्चंस लगा रहे होंगे तो भी काम आने वाला ये, और फिर हम आगे चल के जब मेंसुरेशन पढ़ेंगे तभी भी हमारे काम आने वाला है। तो चलिए मिलेंगे फिर अगले क्लास में। थैंक यू सो मच।